Hi, I am Rishabh Garg. Welcome to Shield IAS करंट इश्यूज सिंप्लीफाइड। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमारी शील्ड आईएएस की मैगजीन जो नवंबर मंथ की है उसके अंदर पेज नंबर 44 पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ये जो टॉपिक है रूल ऑफ लॉ ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है और ये टॉपिक सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं हम व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। देखिए, कोई भी जो कंट्री है जिसको हम स्टेट बोलते हैं वो जो रूल ऑफ लॉ है उसके हिसाब से चलाया जाएगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ना कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की इच्छानुसार या फिर जो उस एरिया में उस स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उनकी इच्छा के अनुसार। क्लियर? यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है द स्टेट विल बी गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में जो है रूलिंग देता है, डिफाइन करता है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? रूल्स को डिफाइन करना। उसने डिफाइन किया है कि रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्लियर? देखिए, रूल ऑफ लॉ के तहत कोई भी जो व्यक्ति है उसको जो पावर दी गई है उसको डिवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी कि उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जुडिशियरी के बीच, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच। लेजिस्लेचर का काम क्या है? बेसिकली रूल बनाना। हमारे देश में लेजिस्लेचर का काम कौन करता है? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए रूल है उनको इंप्लीमेंट कराती है। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक टेम्परेरी, दूसरी परमानेंट। टेम्परेरी के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं जो जनरली 5 ईयर्स के लिए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और परमानेंट के अंदर जो हमारे सिविल सर्वेंट है वो आते हैं। 3rd नंबर पे आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी का बेसिक काम क्या है? देखिए, जुडिशियरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है जो रूल बना के गए हैं वो तो अब नहीं है, तो टाइम टाइम पे जरूरत पड़ती है कि वो जो रूल्स बना के गए हैं उनको डिफाइन करना। सो बेसिकली इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर जुडिशियरी टू डिफाइन दोज लॉज। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ के ओरिजिनेशन के बारे में। ठीक है, देखिए, इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स फर्स्ट, उनकी कोर्ट के अंदर जो उनके चीफ जस्टिस थे सर एडवर्ड कोक, उन्होंने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। क्लियर? इसके बाद 360 बीसी के अराउंड जो एरिस्टोटल थे और प्लेटो, इन लोगों ने भी अपने यहाँ रूल ऑफ लॉ को डिस्क्लोज करना शुरू किया था। एक एरिस्टोटल का फेमस कोट है, लॉ शुड गवर्न एंड दोज हु आर इन पावर शुड बी सर्वेंट ऑफ द लॉ। क्लियर? इसका मतलब क्या है? देखिए, लॉ सबसे ऊपर है और जो किसी भी स्टेट को गवर्न करने वाले लोग हैं उनको रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। देखिए, फ्रेंच में एक फेज है ला प्रिंसिपल डे लीगेलाइट, जिसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, यानी कि कोई भी स्टेट है वो लीगल हिसाब से रन करना चाहिए। क्लियर हुआ? इसके बाद एरिस्टोटल का जो डेफिनेशन है, देखिए, जो रूल ऑफ लॉ है उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। उसमें एक जो हमारे फिलोसोफर है एरिस्टोटल, उन्होंने दिया है कि रूल ऑफ लॉ की जो बेसिक ग्राउंड है उसके पीछे 3 वर्ड रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड जस्टिस, फेयरनेस एंड इंक्लूसिवनेस। तो रूल ऑफ लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ फॉर गवर्नमेंट, नेक्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ की, यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है नो मैन इज अबव द लॉ।
यानी कि कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है, सब लॉ के अंडर में आते हैं। एंड एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस। देखिए अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि ऐसा क्यों है, रूल ऑफ लॉ को इतना डिफाइन क्यों किया जा रहा है। देखिए जब मेडाइवल इंडिया के टाइम पे या जब मेडाइवल सोसाइटी थी, आप कह सकते हैं 16-17 सेंचुरीज से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पर पूरी सोसाइटी राजा के द्वारा गवर्न की जाती थी। तो बेसिकली सारे के सारे अधिकार राजा के हाथ में होते थे, रूल भी राजा अपनी मर्जी से बनाते थे, एग्जीक्यूट भी अपनी मर्जी से कराते थे, प्लस अगर कोई रूल का वायोलेशन होता था तो उसकी जांच भी राजा खुद ही करते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी पावर आ जाती थी। अब जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो मे बी इन फ्यूचर इफ ही वायोलेट्स देयर ओन लॉज तो हु इज रेस्पॉन्सिबल, तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाएगी, उसके वायोलेशन अगर होता है तो वो किसके पास जाएगा, अब कोई राजा है वो अपनी गलती तो नहीं निकालेगा। इसीलिए टाइम के साथ जो फिलोसफर्स थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करना शुरू किया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि रूल ऑफ लॉ की जो स्टार्टिंग हुई थी वो इंग्लैंड के अंदर हुई थी, लेकिन हमारे इंडिया में हमने जो है इंग्लैंड से इसको अडॉप्ट किया था। क्लियर हुआ ये बात? तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल ऑफ लॉ को कैसे डिफाइन करता है, तो रूल ऑफ को डिफाइन हमारे आर्टिकल 13 के अंदर किया गया है, जिसका मतलब है लॉ ऑफ लैंड। यानी कि आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 बोलता है रूल ऑफ लॉ मींस रूल ऑफ लॉ मींस लॉ ऑफ लैंड, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है जिस बाउंड्रीज के अंदर हम रहते हैं हमारी लैंड का लॉ। क्लियर? अब अगर आप डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ेंगे या डिफरेंट टाइप के ऑथर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनका नजरिया पढ़ेंगे तो सबने रूल ऑफ लॉ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। देखिए अब तक हमने समझा जो रूल ऑफ की लॉ की धारणा थी वो कैसे डेवलप हुई, इंग्लैंड में सबसे पहले डेवलप हुई। अब सबसे पहले समझिए इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए इंग्लैंड में ज्यादातर सब चीजें प्रैक्टिस में चलती आ रही थी। इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन लिखित रूप में नहीं था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस में चलती आ रही थी। पहली बार जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो किसने दिया है, यूएसए ने, यानी कि अमेरिका में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। उन्होंने एक बुक लिखी, ये हमारा रूल होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री रन करेगी। वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे आया, यूएसए के अंदर। अब इसके बाद अब तक ये रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस में चला है। वहाँ पे एडवर्ड जो थे चीफ जस्टिस जेम्स फर्स्ट के, उन्होंने इसको धारणा को दिया। उसके बाद एरिस्टोटल और प्लेटो और डिफरेंट टाइप के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इसको डिफाइन किया। लेकिन सबसे पहले लिखित रूप में रूल ऑफ लॉ को कौन लेके आया, ठीक है, जो 1885 में हमारे प्रोफेसर A.V. डाइसी, आपने इसका नाम सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में काफी फेमस है। उन्होंने एक बुक निकाली जिसका नाम था लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उस बुक में इन्होंने रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया और उसके अकॉर्डिंग 3 प्रिंसिपल्स दिए। उस 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, पहला था सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ जो है वही सबसे सुप्रीम है। दूसरे नंबर पर दिया उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सबके सब लोग इक्वल हैं लॉ के सामने। और थर्ड जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया वो दिया प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। क्लियर? अब हम इन तीनों वर्ड को आगे आगे डिफाइन करके समझेंगे क्या क्या मतलब है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम समझेंगे जो 3 प्रिंसिपल्स प्रोफेसर A.V. डाइसी जी ने दिए हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल दिया है सुपरमेसी ऑफ लॉ। देखिए सुपरमेसी ऑफ लॉ का क्या मतलब है, इसका मतलब है लैकिंग ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और वाइड डिस्क्रिशनरी पावर। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या है, कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा। और डिस्क्रिशनरी का क्या मतलब है, देखिए डिस्क्रिएशन का मतलब है अपने विवेक के अनुसार किसी भी डिसीजन को लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर। हालांकि हमारे जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, उनको कुछ पावर्स होती हैं अपने विवेक के अनुसार लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारी की सारी पावर उनको एब्सोल्यूट फॉर्म में प्राप्त है।
अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, और इट इज द ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट टू डिक्लेयर दैट लॉ वॉइड इफ इट वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून की नजर में, लॉ की नजर में सब लोग बराबर हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक। हालांकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट हुआ या किसी स्टेट के गवर्नर हुए, उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स प्राप्त हैं, वो एक पोजीशन मैटर है, पोजीशन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई है। अदरवाइज सबके सब लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर सामने इक्वल है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को एक शक्ति प्राप्त है जिसके तहत वो किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को, उम्र कैद की सजा या उस सजा को खत्म भी कर सकते हैं। कॉमन पर्सन जाके बोलने लगे कि ये पावर मेरे पास तो नहीं है, प्रेसिडेंट के पास कैसे दे दी गई। सो बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन वो कुछ पावर्स उनको प्राप्त हैं। अदरवाइज हमारा कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी का मर्डर कर दे या गवर्नर किसी का मर्डर कर दे और उसके बाद वो बच जाएंगे, नहीं, वहाँ उनके ऊपर फेयर ट्रायल चलेगा और जैसे एक कॉमन आदमी को सजा मिलती है वैसे ही एक प्रेसिडेंट या गवर्नर को भी सजा दी जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। देखिए प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का क्या मतलब है। इसका मतलब है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या रूल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग एवरी पर्सन को कुछ सर्टेन बेसिक ह्यूमन राइट्स प्राप्त हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भी मेंशन है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और अगर कोई एक्शन ऐसा होता है कि वो किसी रूल ऑफ लॉ का या लॉज का वायलेशन करता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक द नेसेसरी एक्शंस एंड दैट एक्शंस शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। यानी कि अगर कोई इंसान हमारे लॉज का वायलेशन करता है तो गवर्नमेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो उन लॉज को बचाने के लिए हमारी हेल्प करेगी। क्लियर। और गवर्नमेंट जो भी हेल्प करेगी या जो भी एक्शन लेगी वो भी रूल ऑफ लॉ के तहत लिया जाएगा, ना कि उनकी इंडिविजुअल इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ के क्या प्रोविजंस दिए गए। देखिए ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि जो इसकी स्टार्टिंग है वो इंग्लैंड से हुई थी और इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया। तो रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब हो गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड नो वन इज अबव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, उनका अगर वायलेशन होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। देखिए उस सिचुएशन में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है कुछ, जो राइट्स जो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं और 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत उन वायलेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम उसमें हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट मेंशन की गई हैं, जिसमें हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविजन, सैटोरी और कोवारेंट, ये 5 रिट दी गई है। अगर किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लॉज का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ जो है एक रिट देता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। क्लियर। अब देखिए टाइम के साथ जो है कई बार ऐसे चैलेंजेस कोर्ट के सामने आए हैं जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को बीच बीच में अपनी एक्सप्लेनेशन या रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। यानी कि अब अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उस सिचुएशन में वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो टाइम के साथ ऐसी कौन सी कंडीशन आई जब इन लॉज के खिलाफ जो गवर्नमेंट ने बनाए और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया, उसके खिलाफ जो इस देश के व्यक्ति हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ी। तो
तो हम वो कुछ उसमें से केसेस हैं जो हम देखेंगे। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। इस केस को हम हैबेस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी इलेक्शन में खड़ी हुई तो इलाहाबाद वो जीत गई। जीतने के बाद कुछ जो अपोजिशन के लीडर थे इलाहाबाद से वो खड़ी हुई थी, उन्होंने आरोप लगाया कि जो इलेक्शन जीता गया है इंदिरा गांधी जी के द्वारा वो कुछ मॉल प्रैक्टिसेस करके वो जीता गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो है रोक लगा दी। ठीक है, रोक लगाने का सीधा सा मतलब था कि इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से प्लस पावर में बने रहने से रोक दिया जाए। क्लियर? तो इंदिरा गांधी जी ने उसके खिलाफ क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कंडीशनल स्टे लगा दिया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी। अब ये बात इंदिरा गांधी जी को खटकने लगी कि अगर मेरे इलेक्शन पर रोक लगा दी गई 6 साल के लिए वहां से बाहर हो जाएंगी। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, रातों रात जो हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके साथ मिलकर 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। क्लियर? इस इमरजेंसी घोषणा के तहत जो है उन्होंने आर्टिकल जो 359 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट्स के वायलेशन के लिए, उसको भी सस्पेंड कर दिया। और इसी के साथ जो हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स थे जिसमें एपी जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे और मोरारजी देसाई और अदर लीडर्स, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। क्लियर? अरेस्ट किसके तहत किया गया? मीसा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके लिए, आपने लालू प्रसाद यादव जी का नाम सुना होगा, उनकी बेटी का नाम है मीसा भारती। तो जो मीसा भारती नाम पड़ा था वो इसी रूलिंग की वजह से पड़ा था, क्योंकि मीसा के तहत उस टाइम लालू प्रसाद यादव जी जेल में बंद थे और उन्हें उसी टाइम पर उनकी बेटी हुई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी लड़की का नाम मीसा भारती रखा। क्लियर? इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, क्योंकि पूरे देश में जो है हंगामा हुआ कि इन्होंने क्या किया, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी बिना किसी रीजन के। तो सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम की 5 जजों की बेंच बैठी। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई भी रूल का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसके जजेस बैठते हैं और डिफाइन करते हैं कि ये रूल सही था या गलत था, ये जो लॉ बना ये सही था या गलत था। तो उस टाइम के 5 जजेस थे जो फेमस है काफी, उसमें एक रॉय थे, एक बेक करके थे, चंद्रचूड़ थे और भगवती जी थे और जस्टिस खन्ना, ये 5 लोग थे। तो जो 4 जजेस थे उन्होंने इंदिरा गांधी के डिसीजन को राइट घोषित किया, लेकिन एक अकेले जस्टिस खन्ना थे जिन्होंने पूरे तरीके से इस रूल को खारिज किया। यानी कि 4 लोगों ने पास किया कि इसके बाद जो भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब को उन सब पे रोक लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, जो हमारी इंडियन जुडिशियरी का सबसे काला दिन माना जाता है। हालांकि जो हमारे जस्टिस खन्ना थे उन्होंने बोला कि ये एक तरीके से सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और अगर हम आर्टिकल कोर्ट के पास जाने के जो लोगों के अधिकार है उसको ही ले लेंगे तो उसके बाद लोगों के पास कौन सा राइट बनेगा। और इसकी सबसे बड़ी सजा जो जस्टिस खन्ना थे उनको मिली कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट जज नहीं बन सके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केशवानंदा भारती केस के बारे में। देखिए 1973 के दौरान केरला में एक मठ था जिसके हेड केशवानंदा भारती जी को बनाया गया। ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, टेम्पल्स हैं या माइनॉरिटीज के जो टेम्पल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको ये बेसिक राइट प्रोवाइड करता है कि वे अपनी लैंड जो है एक्वायर कर सकें, उससे अपना खर्च चला सकें या अपने इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे सकें। उस दौरान केरला गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया कि हम जो एक्स्ट्रा जमीन है, लैंड है, वो लेंगे और उस लैंड को लेने के बाद जो गरीब लोग हैं उसके अंदर उनके बीच में वो लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब केशवानंदा जी नए नए मठ के हेड बने थे, अब उन्हें वो बात कैसे डाइजेस्ट होगी, तो उन्होंने क्या किया, केरला गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद वहां पे सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठी, आज तक की जो सबसे बड़ी बेंच थी वो केशवानंदा भारती केस में बैठी और उन्होंने रूलिंग जो है केरला गवर्नमेंट के
फेवर में दी, यानी कि केरला गवर्नमेंट ने जो उनकी लैंड एक्वायर की है उसको जायज़ ठहराया, सही ठहराया। लेकिन इसके बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया रूलिंग सामने आई जिसके तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सामने आया। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उनकी स्पिरिट थी, जो उनका माइंड था, उन्होंने जो स्ट्रक्चर दी थी उसको किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता। उसके कुछ प्रोविजंस हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट केस है हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। क्लियर? देखिए, मैंने आपको कुछ रूलिंग्स डिफाइन की है कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं कि केवल ये 3 रूलिंग ही थी, इंडियन जुडिशरी ने टाइम टाइम के साथ बहुत सारी रूलिंग्स दी हैं, लेकिन ये 3 काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया था। ठीक है, मेनका गांधी केस में क्या हुआ था? ये एक मैगजीन चलाती थी और मैगजीन में इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख दिया। क्लियर? तो इनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना था, ह्यूमन राइट्स जो कॉन्फ्रेंस होती है ह्यूमन राइट्स को लेके, उसके लिए वो स्पीच देने। अब इनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया, यानी कि इंडियन जो पासपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्होंने इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब मेनका गांधी जी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ठीक है, अब याचिका जब इन्होंने दाखिल की तो उसमें 7 जजेस की एक बेंच बैठी और उन्होंने डिफाइन किया कि किसी भी व्यक्ति के जो आर्टिकल 21, 14 और 19 इन राइट्स को किसी भी हालत में वापस या नहीं लिया जा सकता, यानी कि उनको वायलेशन नहीं किया जा सकता। पहले क्या था, अलग अलग रूल को, अलग अलग जो आर्टिकल्स थे उन्हें अलग अलग मेंशन किया गया था, लेकिन जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डिफाइन किया कि ये तीनों के तीनों आर्टिकल 21, 14 और 19 ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर? इनको अलग नहीं किया जा रहा। देखिए, आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में दिया गया है किसी भी व्यक्ति को या उसकी पर्सनली जो लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी को केवल लॉ के द्वारा जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है उसके तहत ही वायलेट किया जा सकता है, उसी के तहत उसको रोक लगाई जा सकती है। क्लियर? आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि हर व्यक्ति लॉ के नजर में बराबर है। और आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 में 7 प्रोविजंस दिए गए थे, जिसमें डिलीट कर दिया गया और 6 दिए गए हैं। बोलने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, किसी भी एरिया में जाके बसने का अधिकार, ऐसे 6 राइट्स दिए गए हैं। और कोर्ट ने पहली बार डिफाइन किया ये तीनों के तीनों एक से कनेक्टेड हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।